हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 14 जुलाई के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। सो देखते हैं आज के टॉपिक हमारे पास क्या क्या होने वाले हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का है इंडिया फ्रांस रिलेशंस के बारे में। हमें पता है कि हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के विजिट पे गए हैं। क्यों गए हैं आइए देखते हैं। ये आपका टॉपिक जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, विच इज योर इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। नाउ इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अभी अभी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है फ्रांस में। और क्यों बुलाया गया है? क्योंकि उस दिन बेस्टाइल डे है। बेस्टाइल डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनको फ्रांस में बुलाया गया है। ठीक है। नाउ इन पेरिस। और ये जो विजिट है ये कोइंसाइड कर रही है 25 ईयर ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद फ्रांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि बेस्टाइल डे तो है ही, साथ ही साथ ये चीज 25 ईयर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी यहां पे दिखा रही है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज इज characterized by strategic autonomy, independent foreign policies and shared vision of multipolar world। हम लोग जानते हैं कि after the 1945 and after the disintegration of USSR, ठीक है, क्या हुआ था कि now we are known as multipolar world। Now the world is no longer unipolar or bipolar, now the world is multipolar। ठीक है। we have multipolar of world, that means we have multiple poles of power। clear? now अगर बात करूं ये विजन क्या शेयर करता है, जो इंडिया फ्रांस का रिलेशनशिप है वो शेयर क्या करता है? वो शेयर करता है फोकस्ड ऑन ट्रेड। पहली चीज ट्रेड, एंड इट प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी। ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग को पता होना चाहिए कि फ्रांस जो है, फ्रांस वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया इन द ईयर 2017 टू 2022, सॉरी 2021। ठीक है। 2017 से लेकर 2021 तक जो फ्रांस था इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर पार्टनरशिप रहा। ठीक है। दिस इज अबाउट इंडिया एंड फ्रांस रिलेशनशिप। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी आगे क्या है टॉपिक। नेक्स्ट है, अगर फ्रांस की बात की जाए फ्रांस ने हमेशा इंडिया की हेल्प करी है इन द डाइवर्सिफाइंग ऑफ इट्स पूल ऑफ आर्म सप्लायर बियॉन्ड रशिया एंड द यूएस। फ्रांस ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सप्लाई एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन। नाउ जब जब सैंक्शंस यहाँ पे इम्पोज किए गए हैं, सैंक्शन मतलब कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पे कि किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी कंट्री पे एक तरह से मॉनेटरी सैंक्शन लगा देना ताकि वहां पे कुछ सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस को लाया जा सके। क्लियर? ठीक है। नाउ यहां पे इम्पोज किया गया है ऑन इंडिया इन द पास्ट, मतलब कि इंडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा यहां पे जो सैंक्शंस हैं वो इम्पोज किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो फ्रांस है वो एज अ ट्रू फ्रेंड यहाँ पे उभर के आया और इसने इंडिया की हेल्प भी करी इन टर्म्स ऑफ आर्म सप्लाई एंड एम्यूनेशन। बैलेंसिंग चाइनीज फैक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग को चाइना को बैलेंस करना है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा? वो कैसे होगा देखिए। The relationship aims to balance China's influence in the Indian Ocean region and in the South China Sea। क्लियर? यहां पे क्या है कि यहां पे एक तरह से बैलेंस करने की बात की जा रही है चाइनीज फैक्टर को। क्लियर? नाउ मल्टी डायमेंशनल थिंग,
इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। सो मल्टी डायमेंशनल का ये मतलब हुआ, द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस हैज सीन एडवांसमेंट्स थ्रू ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक विजन, मतलब कि एकजुट होके एक विजन की तरफ काम करना। लॉजिस्टिक सपोर्ट, मतलब कि जो शिप डॉक्स होती हैं एक एक कंट्री में, उनमें जितने भी यहाँ पे सामान है, ठीक है, उनका यहाँ पे कैसे सप्लाई हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाया जा सके। सो ये सब चीजें कहाँ पे होती हैं, ये सब चीजें लॉजिस्टिक्स पे होती हैं। क्लियर। सो एक चीज तो क्लियर है कि इंडिया फ्रांस के रिलेशनशिप में जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा एक बड़ा सपोर्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीमेंट्स भी बहुत सारे इंडिया और फ्रांस ने साइन किए हैं। यहाँ पे बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी इंडिया करता है विद फ्रांस। ठीक है, और अगर बात करूं फ्रांस की, सो फ्रांस बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एंगेज इन स्ट्रैटेजिक डायलॉग विथ इंडिया। पहला ये एकमात्र ऐसा देश है जो कि इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ के आया। क्लियर। नाउ अगर इंडिया की न्यूक्लियर टेस्ट की बात की जाए इन द ईयर 1998, सो यहां पे इंडिया को भी फ्रांस ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ठीक है। नाउ अनलाइक अदर नेशंस, फ्रांस चोज नॉट टू इम्पोज बायलैटरल सैंक्शंस on India, and it showed a deeper connection and understanding of India's security and concerns. Clear? Now, this was all about the France and India relationship. I hope इतना clear हुआ होगा। अगर clear हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। सो यहाँ पे जीएसटी की न्यूज क्यों आ रही है, क्योंकि हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जीएसटी को यहाँ पे इंक्लूड किया है इन द ऑनलाइन गेमिंग्स एंड इन द कैसीनोस। ठीक है, so 28% of the GST with the full face value for online games, casinos and horse racing has been implemented. Important point है, एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है कि how much percentage has been levied on the online gaming. So it is 28%. The ministerial panel had discussed the option of levying tax on gross gaming revenue or platform fees. The charge paid to avail the gaming services, but this did not favor. अब 28% का यहाँ पे यूनिफॉर्म टैक्सेशन लेवी किया जाएगा ऑन ऑल द गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग जितने भी हैं उनमें इतना यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। नाउ अंडर द न्यू स्ट्रक्चर a GST of 28% will be applicable on the entire face value of the bet। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक गेम पे होगा, बल्कि एक पूरे बेट पे होगा यहाँ पे। ठीक है ना, जितना भी बेट होगा टोटल नंबर ऑफ बेट्स पे यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इश्यूज विद द एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इन इंडिया। सो यहां पे ये आपका जीएस पेपर 3 से आ जाएगा टॉपिक, जीएस 3 विच इज एनवायरमेंट। ठीक है, नाउ पार्टिकुलेट मैटर 5 विच इज PM5। यहाँ पे PM5 की बात हो रही है। सो PM5 क्या है, ये एक्सट्रीमली पोटेंट एयर पॉल्यूटेंट है।
इट इज एन एक्सट्रीमली पोटेंट एयर पोल्यूटेंट एंड कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द लंग्स, मतलब कि ये लंग में डीपली जा सकता है एंड इट कैन कॉज डिजीजेस एज वेल। ठीक है, इतना क्लियर है। अ रेंज ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग फेटल वंस एज वेल। 2022 की बात है, यहां पे एक डेटा आया था जहां पे कि ये कहा गया था कि एनुअल एवरेज के रेट पे देखा जा रहा है कि मोस्ट टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट जो है वो अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर विच इज PM5 है, और ये एक तरह से इट इज अ पुअर इन रूरल इंडिया एज एन अर्बन इंडिया। ठीक है, और अगर रूरल एरियाज की बात की जाए, सो द रूरल PM5 पोल्यूशन वाज फाउंड टू बी सिग्निफिकेंटली हायर इन दिल्ली। ठीक है, सो एग्जाम में आ सकता है कि डू वी हैव रूरल डू वी हैव PM5 ऑफ पोल्यूशन इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू दी अर्बन एरियाज। ठीक है, सो यहाँ पे जो रूरल एरियाज है वहां पे बहुत ज्यादा PM5 को देखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। The rural population suffers more than its urban counterpart when it comes to the length of losing lifespan due to exposure of the toxic pollutant. Clear? आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अबाउट स्टेप्स टेकन, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सो नेशनल क्लीन एयर प्लान जो NCAP है उसको लेकर आया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये डिक्लेयर किया गया था इन 2019 a tentative national level target of 20 to 30% reduction of PM5 and PM2.5 by the year 2024। मतलब कि यहाँ पे 20 से 30% के दर पे PM5 और PM2.5 को यहाँ पे कम किया जाएगा बाय द ईयर 2024। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक देखा जा रहा है कि रुपीज 9,000 करोड़ मेनली फॉर 131 cities हैज बीन इन्वेस्टेड। ठीक है, और ये कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं पोल्यूशन के लिए, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। नेक्स्ट है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। सो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर क्या है? ये एक तरह का अवार्ड है, ये एक तरह का ऑनरेरी अवार्ड है जो कि प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि अवार्ड अभी न्यूज में क्यों है। सो द फ्रांस's हाईएस्ट अवार्ड which is the President of the Republic of France, the Legion of Honor is the highest French decoration given to the most deserving citizens in all fields of activity. So ये फ्रांस का सबसे हाईएस्ट ऑनरेरी अवार्ड है जो कि किसी भी शख्सियत को दिया जाता है जो कि अपने फील्ड में भी और बाकी फील्ड्स में भी महारथी हासिल जिसने की हो। ठीक है, विच हैज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी। और ये मैं अगर अवार्ड की बात करूं तो ये एस्टैब्लिश किसके नाम पे किया गया था? जो फॉर्मर फ्रेंच एम्पेयर थे नेपोलियन बोनापार्ट इन द ईयर 1802, इनके नाम पे ये द लीजियन ऑफ ऑनर डिवाइड किया गया था 5 डिग्रीज में। क्या क्या थे वो? लोअर टू हाई में पहला है नाइट, दूसरा ऑफिसर, तीसरा कमांडर, चौथा ग्रैंड ऑफिसर एंड द ग्रैंड क्रॉस। सो जो ग्रैंड क्रॉस है ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड यहाँ पे माना जाता है। क्लियर?
ठीक है, और द प्राइम मिनिस्टर वॉज अवॉर्डेड द 5th ऑनर। ओके, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको यहां पे ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर अवार्ड की बात करूं तो यहां पे एक रिबन होता है जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है, देयर इज अ रिबन विच इज ऑफ रेड कलर, और यहाँ पे एक बैच होता है, एक स्टार शेप का यहाँ पे एक बैच भी होता है, ठीक है, जो कि 5 आर्म्ड मल्टीस एस्टेरिक से बना होता है, ठीक है, और ये on the obverse of the effigy of the republic and on the 2 tricolor flags surrounded by the motto honor and fatherland written in French। so ये एग्जाम में आ सकता है that honor and fatherland ये न्यूज में था, क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच में लिखा गया है इनके अवार्ड के ऊपर, ठीक है, इनके अवार्ड के ऊपर यहां पे लिखा गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मेंबरशिप की बात की जाए, although the membership to Legion of Honor is restricted to French nationals, foreign nationals who serve France or uphold its ideals may also be given a distinction of the Legion। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आउटसाइडर्स हैं उनको ही दिया जाएगा, बल्कि इनके अपने जो सिटीजन्स हैं उनको भी दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फेट डिस्कवरी हुई है इन नॉर्वे। देखते हैं जो डिस्कवरी हुई है फॉस्फेट की वो क्या है, आइए। सो अभी अभी देखा गया है कि वैल्यूएबल मिनरल विच इज फॉस्फेट ये पाया गया है नॉर्वे में, विच कैन बी यूज टू पावर इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर पैनल्स, एंड इट हैज बीन डिस्कवर्ड इन नॉर्वे। क्लियर, फॉस्फोरस की बात की जाए तो ये एक ऐसा मिनरल है जो आता है फ्रॉम इट्स फॉस्फेट रॉक। सो इसका ये ओर है, ठीक है, ये इसका ओर है, फॉस्फेट और से ये निकल के फॉस्फोरस आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज अ फाइनाइट रिसोर्स विच मीन्स देयर इज ओनली अ सर्टेन अमाउंट इन द वर्ल्ड दैट इट विल इवेंचुअली रन आउट। ठीक है, और देखा जाता है कि 90% ऑफ माइन फॉस्फेट जो है ये यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स फॉर द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। सो अगर पूछा जाए कि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो फॉस्फेट है वेयर डज इट गोज, सो इट डायरेक्टली गोज टू द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। ठीक है, और मैं अगर बात करूं फॉस्फेट की, सो ये जो फॉस्फेट रॉक है जो कि ओर है फॉस्फोरस का, ये पाया जाता है इन मोरक्कोज वेस्टर्न सहारा रीजन। ठीक है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पे ये पाया जाता है, विथ अप्रोक्सीमेटली 50 बिलियन टन्स। इतना ज्यादा भारी मात्रा में ये पाया जाता है। अच्छा, मैं अगर लार्जेस्ट फॉस्फेट प्रोड्यूसर की बात करूं इंडिया में, सो द लार्जेस्ट फॉस्फेट प्रोड्यूसर इन इंडिया, सॉरी, इन द वर्ल्ड इज चाइना। सो वर्ल्ड में अभी तक सबसे जो टॉप पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मार्क इट अप। जो चाइना है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ फॉस्फेट। सो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फॉस्फेट। इसी के साथ साथ इजिप्ट भी इस लाइन में है, एंड इजिप्ट स्टैंड्स एट द सेकेंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ फॉस्फेट रिजर्व्स। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट रिजर्व्स की बात की जा रही है, लेकिन चाइना में है फॉस्फेट प्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंसेस है, ध्यान दीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं अगर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात करूं, क्योंकि देखिए अगर फॉस्फेट कहीं पे स्थित है, सो जाहिर सी बात है वहां पे माइनिंग करनी होगी। माइनिंग करनी होगी तो वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो कवर वहां पे क्लियर करना होगा।
जब फॉरेस्ट कवर हम लोग क्लियर वहाँ पे करेंगे, सो एक इकोलॉजिकल कंसर्न आ जाएगा कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एज वेल एज जो एनिमल डेवलपमेंट वो भी हो सके। सो हम एक डेवलपमेंट ऐसा कर सके जहाँ पे कि एनिमल्स को हार्म ना हो, ठीक है। सो हम लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं जिसमें कि डिफॉरेस्टेशन हो, सो अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा किसी भी एरिया के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भी एक फॉरेस्ट कवर है जहाँ पे ढेर सारे पेड़ हैं, अगर उनको हम लोग काटें सो क्या होगा कि वहां पे कॉन्क्रीटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो कम हो जाएगी, प्लस दे वुड बी एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे हीटिंग के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। हीटिंग होगी तो क्या होगा, दे वुड बी अ कॉज ऑफ अर्बन हीट डोम, अर्बन हीट डोम अफेक्ट, ठीक है। सो यहां पे अर्बन हीट डोम इफेक्ट भी यहां पे देखा जा सकता है, क्लियर। और जो फॉस्फेट रॉक है जो कि फॉस्फोरस का ओर है, it is also considered as a significant and secondary resource of uranium। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में आए कि does phosphate rock is considered to be a part of uranium or not, so yes, it is also considered as a significant and secondary resource of uranium। मतलब कि यूरेनियम के बाद इसी को यूज किया जाता है, ठीक है। अगर इंडिया की बात की जाए, सो इंडिया इज डेफिसिट इन एपेटाइट एंड रॉक फॉस्फेट अवेलेबिलिटी, ठीक है। और इंडिया जो है वो फुली अभी डिपेंडेंट है अपॉन इंपोर्ट्स, मतलब कि अभी हम लोग बाहर से फॉस्फेट रॉक को इंपोर्ट करके इंडिया में लेके आते हैं, ठीक है। सो स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोर्ट्स, while the phosphate rock production is only from the two states, namely Rajasthan and मध्य प्रदेश। सो अभी इन दो स्टेट्स में ही यहाँ पे जो फॉस्फेट रॉक का प्रोडक्शन है वो देखा गया है, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन मार्स प्लैनेट। ये आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में आ जाएगा। अब देखा क्या जा रहा है कि अभी जो रीसेंट स्टडी की गई है, जो रोवर है, ठीक है, उसने अभी अभी देखा है कि देयर इज अ पोटेंशियल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इन द मार्शियन प्लैनेट। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहां पे देखे गए हैं मार्स में। सो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। सो कैसे है, आइए देखते हैं। द फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट मार्स जो है हैज एक्सपीरियंस्ड एक्वस प्रोसेसेस, मतलब कि ये एक तरह से लिक्विड फॉर्म में कभी ना कहीं अपने रहा होगा, ठीक है, एक्वस प्रोसेस में रहा होगा। दैट वाटर मे हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब आप और हम लोग जानते हैं कि जहां पे ऑर्गेनिक मैटर होगा वहां पे पानी तो होगा ही होगा, ठीक है। सो ऑर्गेनिक मैटर की खोज करने का मतलब यह है कि मार्स पे कभी ना कभी पानी भी रहा होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे रिसर्च टीम है इन्होंने यूज किया है एक इंस्ट्रूमेंट, नाम ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएगा। नाम क्या है, द स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरमेंट्स विथ रमन एंड ल्यूमिनेंसेस फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स। कितना बड़ा नाम है इसका, शेरलॉक, शॉर्ट में इसको बोलते हैं शेरलॉक, ठीक है। शेरलॉक होम्स वाला शेरलॉक नहीं है, ये दूसरा शेरलॉक है, ठीक है। टू detect the organic compounds. So Sherlock is an instrument which will detect the organic compounds in the Martian planet. Clear? Now जो रोवर है ये रोवर लैंड करने वाला है ऑन दी
जजेरो नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जजेरो क्रेटर। अब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो जजेरो क्रेटर है वो कहाँ है, मून पे है, वीनस पे है, अर्थ पे है, मार्स पे है, कहाँ पे है? सो ये मार्स पे है, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि विच वॉज वंस द अ लेक बेसिन। देखिए, हाँ, ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात लिखी है कि एक टाइम पे जो जजेरो क्रेटर था वहां पे देखा गया था कि वहां पे एक लेक बेसिन भी हुआ करती थी, ठीक है। शोज अ हाई पोटेंशियल ऑफ पास्ट हैबिटेबिलिटी एज इट कंटेन्स मिनरल्स सच एज कार्बोनेट्स, क्लेज and sulfates that could preserve organic compounds and traces of prehistoric life। यहां पे जो prehistoric life है उसको भी यहां पे देखा गया है, ठीक है। इतना क्लियर है? सो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अपना आप लोग रिवीजन टाइम टाइम पे करते रहा कीजिए, और कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग एज वेल। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।